हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज 18 तारीख है। आज का हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और लाइक कर दो, ठीक है। मैं आपको डेली द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ और एक एक लाइन का आपको मीनिंग बताता हूँ। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट्स पॉइंट आते हैं, जहाँ कोई नई ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी नया जो सेंटेंस आता है उसको बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। और इससे आपका वोकैब अच्छा होगा, आपको नॉलेज होगा, ठीक है। आप एक महीना देखो, आपका बहुत सारा नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, ठीक है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी सीरीज़, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या है, एडिटोरियल पढ़ना नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि द हिंदू टफ वर्ड यूज़ करता है, इसलिए वो 3-4 घंटा अपना न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने में ही लगा देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार मेरे से समझो और किस तरीके से न्यूज़पेपर को समझना है ये सीखो और फिर जाके खुद से पढ़ो। आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो प्लीज़ यार, नया चैनल है तो आप ये मत सोचो कि सब्सक्राइबर कम है तो वीडियो नहीं देखो। वीडियो आप पूरा देखो, शुरू से लास्ट तक देखो, ठीक है। और आपको 100% समझ में आएगा। उसके बाद अगर आपका कोई सजेशन है, आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखो और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मैंने बताना था वो बता दिया। आज का एडिटोरियल है द इलॉजिकल रिजेक्शन ऑफ आइडिया ऑफ साउथ एशिया। मतलब किसी चीज़ को इलॉजिकली रिजेक्ट करना विदाउट एनी लॉजिक, और ये हेडिंग का नाम है। और किसका आइडिया रिजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, साउथ एशिया का, जो कि हम एक यूनिट मानते हैं साउथ एशिया को। जितनी भी कंट्री हैं मतलब उनको एक यूनिट मानते हैं, उसको रिजेक्ट करना, उस आइडिया को। इसके अंदर में पढ़ेंगे क्या है, हेडिंग से तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, ये तो बस एक डिस्क्रिप्शन जैसा दिया है। तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका, ठीक है। जैसे कि आपको आंसर राइटिंग में लिखना होता है, आप पूरा वीडियो देखना, आपको 100% में समझ आएगा। अगर स्टार्टिंग में यार 1-2 मिनट के बाद आप लोग स्किप कर दोगे तो फिर आपको समझ में कहाँ से आएगा। एक बार चांस तो देखो, मतलब अपना लेके पूरा देखो, ठीक है वीडियो। इट इज़ एन, और एक नोटबुक लेके रखना, मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगा और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करते रहना, ठीक है। इट इज़ एन इल विंड दैट ब्लोज थ्रू आउट द नेबरहुड। इल विंड का मतलब क्या है, जो खराब विंड है। तो वो क्या हो रहा है, एक मतलब खराब हवा है जो पूरे नेबरहुड में चल रही है, ठीक है। हमारे नेबरहुड में, नेबरिंग कंट्रीज़ में या फिर हम में। ए रिसेंट वर्ल्ड बैंक स्टडी ऑन एयर पोल्यूशन कंक्लूड्स दैट अबाउट 2 मिलियन पीपल डाई prematurely in South Asia each year as particulate matter concentration put nine South Asian countries sitting among cities among the world's top thus 10 most affected by air pollution। तो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ ये इन चीज़ों को, मतलब जिस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा लाइन को, उसको मैं ब्लू कलर से मार्क करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं अभी किस जगह पे पहुंचा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ है, अभी एक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, उसमें क्या है, उन्होंने ये बताया कि जो 2 मिलियन पीपल है वो किसकी, साउथ एशिया में, वो किसकी वजह से डाई हो गए हैं, मर गए हैं। पार्टिकुलेट मेजर मतलब जो कण होते हैं ना पोल्यूशन के, उसकी वजह से। और जो 9 साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, उनको वर्ल्ड बैंक ने टॉप 10 वर्स्ट अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन कंट्रीज़ बताया है, ठीक है। उसके बाद the ill effects of this pollution, regardless of where it originates from, are clouding even the region's once pristine tourist destination। तो जो ये इल इफेक्ट है ना पोल्यूशन का, मतलब जो बैड इफेक्ट है ना पोल्यूशन का, इल इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट पोल्यूशन का, रिगार्डलेस वो कहीं से भी ओरिजिनेट हो रहा है, कहीं से भी पैदा हो रहा है, आर क्लाउडिंग इवन द रीजन्स वन प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का मीनिंग लिखिए आप, ठीक है। प्रिस्टाइन का मीनिंग होता है हैविंग इट्स ओरिजिनल प्योरिटी, मतलब जिसकी ओरिजिनल प्योरिटी हो। तो इससे क्या हो रहा है, जो मतलब उन जो ऐसे रीजन हैं जो मतलब एकदम प्योर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है, उन पे भी मतलब बुरे बादल मंडरा रहे हैं, मतलब वो भी ख़राब हो रही हैं, ठीक है। जिनको हम एक ज़माने में एकदम प्योर डेस्टिनेशंस बोलते थे, किसकी वजह से हो रहा है, एयर पोल्यूशन की वजह से। और ये पूरा साउथ एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है सुहासिनी हैदर ने, ठीक है। One surprising study in Bhutan found that average PM 2.5 concentration from 218 to 2020 was 3 times World Health Organization prescribed limits, ठीक है। तो एक जो स्टडी की गई थी भूटान में, उससे क्या पाया गया था, जो PM 2.5 कंसनट्रेशन, ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना पोल्यूशन के एयर में, ये उसको ये मतलब PM 2.5 के मतलब उसको नापा जाता है, मतलब वो कितने प्रेजेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं जो
मतलब पोल्यूशन के जो कण है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको PM2.5 कंसंट्रेशन बोलते हैं। ये कितनी निकाली गई? 3 टाइम्स निकली भूटान में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जितनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक लिमिट रखता है कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इसकी वैल्यू, लेकिन भूटान में उसकी वैल्यू 3 टाइम्स ज़्यादा निकली। ठीक है। लास्ट वीक द मालदीव्स मेट्रोलॉजिकल सर्विस वार्नड दैट विजिबिलिटी हैड बीन रिड्यूस्ड बाय 60% ड्यू टू स्मॉग इट हैज़ ब्लेम्ड ऑन विंड्स फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स। और अभी क्या हुआ, लास्ट वीक में एक मेट्रोलॉजिकल सर्विस ने क्या, मेट्रोलॉजिकल मतलब जो क्लाइमेट के रिलेटेड, उसने क्या किया, वार्न किया किसको, मालदीव को, कि जो आपकी विजिबिलिटी है ना, मतलब देखने की, वो 60% तक कम हो जाएगी ड्यू टू स्मॉग। स्मॉग आपको पता ही है, मतलब जो धुंध पड़ती है तो वो डस्ट की वजह से ही पड़ती है। ठीक है। इट हैज़ ब्लेम्ड ऑन विंड्स फ्रॉम द हिमालयन फुटहिल्स, लेकिन उसने ब्लेम किसको किया, जो हिमालयन से जो हवा आती है ना, उसको ब्लेम किया। ठीक है। नॉट ओनली दैट, इट इज़ क्लियर फ्रॉम सक्सेस स्टोरीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये एशियान का एक ग्रुप है। ठीक है। ये फॉर्म्ड हुआ था 8 अगस्त 1967 में। आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था 1967 में। उस टाइम में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। बाद में फिर इसमें एक बुन्नी कंट्री है, उसने मेंबर किया, एज ए 6th मेंबर ज्वाइन किया। फिर 1995 में वियतनाम आया, और फिर म्यांमार और लाओस ने इसको ज्वाइन किया 1997 में। हाँ, और कंबोडिया ने इसको ज्वाइन किया 1999 में। एशियान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब जो कुछ सक्सेस स्टोरीज है ना एशियन कंट्रीज़ की, ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रीज़ जो साउथ एशियन, मतलब साउथ ईस्ट एशियन जो ग्रुप है उसके अंदर में आती हैं, और ये यूरोपियन अल्पाइन ये भी कंट्रीज़ का ग्रुप है। ठीक है। 8 कंट्रीज़ आती हैं इसमें यूरोप की। ठीक है। और उसमें चाइना की भी सक्सेस स्टोरी की बात की है, दैट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ एयर पोल्यूशन लाइज इन ए होल ऑफ रीजन अप्रोच। तो इन कंट्रीज़ की जो सक्सेस स्टोरी था, मतलब इन्होंने जो पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं हम, वो एक ही तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमको एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वो है होल ऑफ ए रीजन अप्रोच। मतलब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। एंड इज़ नॉट वन दैट एनी वन कंट्री इन द ईयर शेड्स कैन रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। मतलब कोई एक कंट्री अपने से नहीं कर सकती, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, होल ऑफ ए रीजन अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये हम उन कंट्रीज़ की सक्सेस स्टोरी से सुन रहे हैं जिन्होंने मतलब इसको कंट्रोल किया हुआ है, जैसे थाईलैंड, फिलीपाइन, जैसे एशियन ग्रुप हो गया, और यूरोपियन अल्पाइन जो 8 कंट्रीज़ का ग्रुप है यूरोप की, उनकी, या फिर चाइना हो गया, उसने भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। ये उनकी सक्सेस स्टोरी से हमको पता चल रहा है। ठीक है। और द रिपोर्ट ends by asking India, Pakistan, Bangladesh and all other South Asian countries to begin talks between scientists officially and eventually ministers and leaders to create a mechanism for the cooperative mechanism of the 6-year sets the region made up of। ईयर सेट का मतलब होता है जो ईयर हो गया ना किसी रीजन का, उसको बोलते हैं ईयर सेट। तो जो ये रिपोर्ट थी इसने क्या बोला, किसको बोला, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना, उनको बोला कि आप आपके जो साइंटिस्ट हैं उनमें बात करो, जो आपके ऑफिशियल हैं आप उनसे बातचीत करो, और जो आपके मेंबर्स और लीडर्स हैं उनसे बात करो, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करो, और एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करो जिसमें आप लोग एक साथ मिलकर काम कर सके, जो कि ईयर शेड्स हैं आपके, मतलब जो ईयर की बात की गई है आपके रीजन में। ठीक है। That such a conversation does not exist and is even being contemplated is one more example of the rejection of the idea of South Asia that continues to Vadavil, a region refusing to see itself as one geographical unit। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है। और इसको मतलब एकदम और इज बीइंग कंटेम्पलेटेड का मतलब होता है चिंतन करना या विचार करना। ये मतलब एक एग्जाम्पल है किसकी, ऑफ आइडिया ऑफ साउथ एशिया दैट कंटिन्यूज टू बी बैड हैबिट, जो मतलब बहुत ही ख़राब हो चुका है, जिसने बिल्कुल एकदम रिफ्यूज़ कर दिया है, मतलब एकदम वो एक यूनिट होके बिल्कुल काम नहीं कर रहा है साउथ एशिया। ठीक है। सब कंट्री डिवाइड हो गई हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ऐसी कोई कन्वर्सेशन हो ही नहीं रही है कंट्रीज़ के बीच। ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली इलॉजिकल व्हेन यू कंसीडर दैट ऑल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन नेशंस आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप
77 developing countries, which under chairmanship of Pakistan last year negotiated a breakthrough at the COP27 climate change summit at Sharm el-Sheikh, but are unable to convene a climate change conference for themselves. ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ लाइन बाई लाइन. So this is particularly illogical when you consider that all the South Asian countries for regional cooperation nation are members of G77 of developing countries. तो मतलब ये एकदम इलॉजिकल बात है जब हम लोग जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, जो कि मेंबर्स हैं किसकी, G77 कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब जो G77 ग्रुप है ना, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वो G77 के अंदर भी आती है. ठीक है, जो कि पिछले साल जो मतलब चेयरमैनशिप हुई थी, मतलब चेयरमैन थे पाकिस्तान के जो चेयरपर्सन थे इसके. ठीक है, नेगोशिएटेड ए ब्रेक थ्रू. नेगोशिएट होता है मतलब बातचीत करना. किसमें की थी उन्होंने, जो COP27 क्लाइमेट चेंज के ऊपर हुआ था, शार्म एल शेख यहाँ पे हुआ था, इस जगह पे हुआ था. लेकिन वट आर अनेबल टू कन्वीन होता है बुलाना. उसने कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई जिसमें मतलब चेयरमैनशिप तो पाकिस्तान की थी, लेकिन उसमें सारी कंट्रीज़ भी प्रेजेंट थी, लेकिन उसने ऐसी कोई कन्वीन होता है बुलाना, कोई ऐसी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को बुलाया ही नहीं. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस यूक्रेन इशू. ठीक है, द क्लाइमेट क्राइसिस, ये हेडिंग का नाम है. द क्लाइमेट क्राइसिस इज ओनली वन ऑफ द इमीडिएट चैलेंजेस ऑफ द टाइम्स वेयर साउथ एशिया हैज़ बिल्ड ए प्लेटफॉर्म. तो जो क्लाइमेट चेंज है ना, मतलब जो क्लाइमेट क्राइसिस चल रहे हैं अभी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये चैलेंज है जिसमें साउथ एशिया ने कुछ भी काम नहीं किया है. मतलब साउथ एशिया एक साथ मिलकर काम करता ही नहीं है. इसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है. इनफैक्ट वाइल इंडिया एंड पाकिस्तान दी चीफ अपोनेंट्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड साउथ एशिया कंटिन्यू टू पॉइंट टू पास डिस्प्यूट्स एज द रिजल्ट टू होल्ड अप साउथ एशियन समिट्स एट सार्क, ब्लॉक ट्रेड कनेक्टिविटी एंड अदर एवेन्यूज़ फॉर कोऑपरेशन. ठीक है, तो अभी इंडिया और पाकिस्तान तो एक दूसरे के अपोनेंट हैं, एकदम ख़राब हैं. मतलब साउथ एशिया में ये मतलब बिल्कुल भी इंटीग्रेशन करने का काम नहीं करते हैं, जोड़ने का, क्योंकि ये इनके आपस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं. और ये क्या करते हैं, अपने पास डिस्प्यूट्स की वजह से जो मतलब साउथ एशियन समिट्स होता है ना सार्क कंट्रीज़ का, उसको एकदम होल्ड अप करके रखा है. मतलब कोई भी समिट होता ही नहीं है साउथ एशियन कंट्रीज़ का. और इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, ट्रेडिंग ब्लॉक करके रखी है, कनेक्टिविटी ब्लॉक करके रखी है, और जो अदर एवेन्यूज़ हैं जिससे एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन हो सकता है. अब यार सार्क का अगर समिट ही नहीं होगा, मतलब सम्मेलन ही नहीं होगा, तो बातचीत कैसे होगी क्लाइमेट चेंज के ऊपर. साउथ एशियन जो कंट्रीज़ है वो यूनाइट कैसे करेंगी. ठीक है, उसके बाद द अनडिनाइबल ट्रूथ is that every immediate geopolitical challenge is pushing the region to work far more closely together. तो मतलब ये एकदम अनडिनाइडेबल ट्रूथ है, इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि जितने भी अभी चैलेंजेस जियोपॉलिटिकली आ रहे हैं साउथ एशियन के लिए, वो पुश कर रहे हैं इनको कि आप एक साथ मिलके काम करो. ठीक है, फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज क्राइसिस दैट सा पाकिस्तान बीइंग एंगल्फ्ड. एंगल्फ का मतलब लिखिए आप. एंगल्फ का मतलब होता है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ. मतलब एंगल्फ का मतलब होता है फंसना. ठीक है, किसी चीज़ में फंस जाना उसको बोलते हैं एंगल्फ. ठीक है, मतलब या फिर गिर जाना. तो क्या हुआ है, अभी जो पाकिस्तान में फ्लड्स आए थे किसकी वजह से आए थे, क्लाइमेट चेंज की वजह से. द यूक्रेन वॉर दैट सेंट कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग एनर्जी ग्रेन फर्टिलाइजर्स ऑल सोरिंग. सोरिंग का मतलब होता है बढ़ जाना. और जो यूक्रेन वॉर हुआ है उससे क्या हुआ है, एनर्जी है, जो ग्रेन है, जो मतलब अनाज है, जो फर्टिलाइजर्स है, सबके प्राइस बढ़ गए हैं. ठीक है, परसिस्टेंट ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन. परसिस्टेंट का मतलब होता है दृढ़, एकदम स्ट्रॉन्ग जो इकोनॉमिक रिसेशन है वो एकदम आ चुका है. ठीक है, टू मोर वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19 वायरस एंड फ्रॉम टेररिज्म स्पेशली अराइजिंग फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान. तो ये सब सारे चैलेंजेस पड़े हुए हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास. ठीक है, इन सबको उनको सॉर्ट आउट करने के लिए टू दी क्लाइमेट चेंज से लेके, जैसे पाकिस्तान में फ्लड आया, इस मतलब मैं आपको लाइन का मतलब बता रहा हूँ. उसके बाद जो पाकिस्तान में फ्लड आया, उसके बाद जो यूक्रेन बात चल रहा है, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिसेशन मंदी पड़ रहा है, और जो टेररिज्म है जो डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान की वजह से, इन सबको टैकल करने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज़ को इकट्ठा होना पड़ेगा. ठीक है, द फेलियर टू बिल्ड ए रीजनल डिफेंस टू द इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड फ्रॉम नॉर्थ Atlantic Treaty Organization, sanctions, trade ban and weapon stockpiling means that South Asia has missed the chance to position itself as energy cartel commanding a better price for the region. तो क्या हुआ है, मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है ना वो एकदम फेल हो चुकी हैं अपना रीजनल डिफेंस बनाने के लिए.
जैसे मतलब जो इशू जब जो राइज हुआ है, रशिया जो इन्वेस्ट किया है यूक्रेन के ऊपर, और जो नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो सेक्शंस लगाई हैं, ठीक है, रशिया के ऊपर, तो इस टाइम पे क्या था, साउथ एशियन कंट्रीज़ के पास मौका था कि वो एज ए यूनिट काम करती, और वो मतलब अपने आप को डेवलप कर सकती थी और ज़्यादा बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन ये चांस भी उन्होंने बिल्कुल मिस कर दिया। इसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ भी करती तो उनके पास एक चार्ट सा भी एनर्जी कार्टेल बनती, ठीक है। मतलब कार्टेल का मतलब है मतलब एनर्जी को मतलब सप्लाई करने के लिए, मतलब कुछ एक ग्रुप में। कार्टेल का मीनिंग लिखिए आपने, क्या होता है कि एक कोई कंपनी होगी या कंट्रीज़ हो गई, ठीक है, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं। उनके पास टाइम था, जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास उस टाइम पे मौका था जब यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था। इस टाइम पे वो मार्केट को कैप्चर कर सकती थी एक साथ मिलके, और एक एनर्जी कार्टेल मतलब एक ऐसा बना सकती थी, नेगोशिएशन करके एक दूसरे के साथ एक एनर्जी कार्टेल बन सकती थी जो कि प्राइस को मतलब डिसाइड कर सके, जो प्राइसिंग चल रही है इकोनॉमी में उसको डिसाइड कर सके। लेकिन वो चांस भी उन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम क्रूड डिपेंडेंटीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया बाय मोर देन 50% ऑफ देयर लिक्विफाइड नेचुरल गैस थ्रू द स्पॉट मार्केट। क्रूड ऑयल तो बाहर से मंगवाता ही है, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जो 50% लिक्विफाइड नेचुरल गैस है ना, ये कहाँ से मंगवाता है, थ्रू दी स्पॉट मार्केट। अच्छा, अभी आप स्पॉट मार्केट लिखिए। ये क्या मार्केट है, यहाँ पे क्या होता है, कंट्रीज़ क्या करती हैं, अपनी कमोडिटीज़ बेचती हैं, करेंसीज देती हैं, ठीक है, और अपनी सिक्योरिटी के बदले क्या लेती हैं, कैश लेती हैं, ठीक है। मतलब अपनी वो सिक्योरिटीज़ देंगी, अपनी करेंसी के बदले दूसरे कंट्रीज से कैश लेती हैं, और उसके बाद वो क्या करती हैं, उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस को खरीदती हैं, ठीक है। एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वनरेबल दे आर टू ग्लोबल एनर्जी ट्रेंड्स। तो इससे पता चलता है, ये वनरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, कितनी कमज़ोर हैं ये साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है, क्योंकि ये स्पॉट मार्केट के थ्रू खरीदती हैं। ये पहले अपनी करेंसीज कमोडिटीज़ देंगी, उसके बदले में कैश लेंगी, और फिर जाके ये सब खरीदेंगी। तो इससे पता चल रहा है कि कितनी सारी कमज़ोर कंट्रीज़ हैं, मतलब जो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। उसके बाद आ गया रीजनल फीजियर्स। फीजियर्स का मीनिंग लिखिए। फीजियर्स का मीनिंग होता है दरारें, मतलब आपस में कैसे दरारें पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान हैज़ रिफ्यूज टॉक्स विद इंडिया टू इट्स ओन डेट्रीमेंट, ठीक है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, वो एकदम इंडिया से बात नहीं करना चाहता है। तो आप मीनिंग लिखिए डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट का मतलब होता है लॉस, मतलब अगर पाकिस्तान हमसे बात नहीं कर रहा है तो वो अपना लॉस करवा रहा है। एंड नाउ स्टैंड्स टू मिस आउट ऑन बीइंग पार्ट ऑफ साउथ एशिया एनर्जी ग्रिड दैट इज़ ऑलरेडी पावरिंग ड्रीम्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, BVI एंड ग्रुप एंड पॉसिबली श्रीलंका। तो उसने, पाकिस्तान ने इससे क्या किया, उनको लॉस तो हो ही रहा है, ऊपर से उन्होंने उनको क्या हो रहा है, जो एक रीजनल कनेक्टिविटी डेवलप कर रहे हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान और इंडिया, नेपाल और श्रीलंका भी उसमें पॉसिबली आ सकता है, वो भी उन्होंने मिस कर दिया इस चीज़ को। फ्रेसिस डैश वासुदेवा कुटुम्बकम, इसका मीनिंग होता है पूरी जो वर्ल्ड है वो एक ही फैमिली है। एंड डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति और बातचीत। एज बीइंग ओनली वेज टू रिसॉल्व द कन्फ्लिक्ट। ये दोनों ही मतलब एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हैं, बातचीत से, डायलॉग से। साउंड हॉलो व्हेन कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान्स एक्ट ऑफ होल्डिंग अप द सार्क समिट फ्रॉम मीटिंग फॉर नियरली ए डेकेड। तो मतलब क्या है, इससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल सार्क का जो है वो समिट एकदम उसको होल्ड करके रखा हुआ है, बिल्कुल भी सार्क का समिट हुआ नहीं है पिछले 4-5 साल से। किसकी वजह से नहीं हुआ है, इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। ओवर द डेकेड, लगभग 10 साल हो गए हैं सार्क का कोई समिट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद फर्दर मोर, इफ़ न्यू दिल्ली कैन वर्चुअली होल्ड ए स्पेशल मीटिंग फॉर द ग्लोबल साउथ विद द इम्पैक्ट ऑफ यूक्रेन वॉर ऑन द एजेंडा। तो उन्होंने बोला कि अगर न्यू दिल्ली जो है वो मीटिंग को होल्ड कर सकती है, जैसे PM मोदी ने एक मीटिंग होल्ड किया था, क्या, साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में, ग्लोबल साउथ के बीच में, ये डिस्कस करने के लिए जो यूक्रेन का वार चल रहा है उसके इम्पैक्ट डिस्कस करने के लिए। देयर इज़ नो रीज़न वाई इट कैन नॉट कन्वीन और पार्टिसिपेट इन ए रीजनल डायलॉग टू डिस्कस द इशू। तो अगर मतलब वो यूक्रेन वार को डिस्कस करने के लिए अगर वो मीटिंग कर सकती है न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की बात कर रहे हैं, PM मोदी की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वो रीजनल डायलॉग मतलब आपस में बातचीत नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ ऑन द इशू, जो अभी इशू चल रहा है, ठीक है। इशू इन द सेंस मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज़ को यूनाइट करने का, या फिर जैसे सार्क समिट नहीं हो रहा है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और इवन टू इंक्लूड द रीजनल एजेंडा इन इट्स G20 नैरेटिव, और वो अपना जो रीजनल एजेंडा है उसको G20 समिट में भी प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ऐसा इंडिया करता नहीं है, ठीक है। यूक्रेन में वार पे तो वो बात कर रहा है, लेकिन जो बाकी सारी प्रॉब्लम चल रही है साउथ एशियन कंट्री में उसमें तो उसके लिए तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद आ गया सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रीजनल कॉपरेशन इन हेल्थ सिक्योरिटी आर बीइंग मिस्ड, और हेल्थ सेक्टर पे भी बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ें भी मिस हो रही हैं। अल्थो इंडिया हैज़ वर्कड बायलैटरली विद मोस्ट ऑफ इट्स नेबर टू प्रोवाइड वैक्सीन एंड कोविड-19 मेडिसिन, हालांकि जो इंडिया है उसने बायलैटरली जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ काम किया है कोविड-19 के टाइम में, और उनको वैक्सीन भी प्रोवाइड की है। अनदर मूव मे बी टू यूनिलैटरली एक्सटेंड कॉपीराइट वेवर्स, और एक और तरीका भी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉपीराइट वेवर्स का मीनिंग लिखिए। वेवर्स का मीनिंग होता है सेक्रीफाइस, छूट देना। मतलब जब देखो यार, अगर अभी एक कंट्री में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है दूसरी कंट्री क्या, अगर हम दूसरी कंट्री को भी छूट दे देंगे कि आप भी इसको बना सकते हैं, उसमें अगर हम लोग कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे ऑन मेडिकल प्रोडक्ट पे, जैसे मेडिकल प्रोडक्ट दवाइयों पे कोई भी अगर हम लोग कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे विद इन साउथ एशिया के अंदर, मतलब हर कंट्री क्या है, दूसरी कंट्री में जो दवाई बन रही है उसको बना सकती है और दूसरी कंट्री उसके लिए ब्लेम नहीं करेगी। ऑफ दी सॉर्ट इंडिया हैज़ प्रपोज्ड, और इंडिया ने इस चीज़ को प्रपोज किया था कि अगर हम लोग मतलब कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, अगर हम हमारे कंट्री में जो दवाई बन रही है जिसकी प्रोडक्शन हो रही है वो दूसरी कंट्री में भी हो सकती है। अनसक्सेसफुली दिस फॉर एट दी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये एकदम अनसक्सेसफुल रहा। कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप गूगल में पढ़ लेना, ठीक है। ये तो बेसिक है, मतलब आपको ऑर्गेनाइजेशन जो बीच में आता है उनको आप गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आएगी। अगर फिर भी आपको जानना है तो आप प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको ये भी बता दिया करूँगा। व्हेन इट कम टू टूरिज्म द कॉन्ट्राडिक्शंस बिटवीन व्हाट कैन बी डिस्कस्ड एट ब्रॉडर मल्टीलैटरल्स बट नॉट इन द रीजन और मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मीनिंग क्या? मैनीफोल्ड का मतलब होता है मल्टीपल। तो क्या है, जो अभी हम टेररिज्म की बात करें अगर, तो क्या होता है, द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन वट कैन बी डिस्कस्ड एट ब्रॉडर मल्टीलैटरल्स, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन होता है मतलब अपोनेंट मतलब अपोजिशन, एक जगह पे कुछ हो रहा है दूसरी जगह पे कुछ हो रहा है। तो जो मल्टीलैटरल डिस्कशन होती हैं, जैसे कि मतलब जो मल्टीलैटरल मतलब जैसे यूएन में अगर कोई सम्मेलन चल रहा है तो उसमें जो कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशन हो रहा है वो रीजन में नहीं होता है, मतलब बायलैटरली नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, वो क्या करते हैं, यूएन में जाके तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं लेकिन आपस में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, मतलब यूएन में कुछ और बोलेंगे, जो रीजनल कन्वर्सेशन है उसमें वो एकदम अलग अलग है, मैनीफोल्ड है, ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक अबाउट टेररिज्म एट यूनाइटेड स्टेट्स एंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बट विल नॉट डिस्कस द इशू बायलैटरली और विद इन साउथ एशिया। यही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तान है वो यूएन में तो मुद्दा उठाते हैं, एक दूसरे के बाद टेररिज्म की बात करते हैं, लेकिन आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इन 2022 न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद एक्सचेंज टीम एज ए पार्ट ऑफ द एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल टास्क फोर्स ग्रुपिंग दैट लेट पाकिस्तान ऑफ इट्स टेरर फाइनेंसिंग ग्रेट लिस्ट। तो अभी क्या हुआ 2022 में, दिल्ली और इस्लामाबाद मतलब इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जो एससीओ रीजनल एंटी टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट के खिलाफ काम करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो इन दोनों का पार्ट थे इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया किसका पार्ट था? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने क्या किया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, ठीक है। ग्रे लिस्ट मतलब आपको पता ही होगा, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसमें दो लिस्ट के अंदर होती हैं कंट्रीज, या तो ग्रे लिस्ट या तो ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट के ऊपर तो बहुत सारी सेक्शंस लगती हैं, मतलब, और जो ग्रे लिस्ट है ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस लगती हैं, ठीक है, कंट्रीज़ पे। और पाकिस्तान उससे बाहर हो गया और इंडिया भी उस टाइम पे उसका मेंबर था, बट टू साइड्स आर स्टिल नॉट एबल टू फाइंड ए वे फॉर टॉक्स ऑन दिस बैक बिटवीन नाइन। लेकिन अभी भी वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रही है, हालांकि इंडिया उसका मतलब इंडिया ने इस चीज़ का स्वागत किया है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक दूसरे के साथ इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल बात नहीं कर रही हैं। दी रिसेंट स्लैंगिंग मैच होता है मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना। दी रिसेंट स्लैंगिंग मैच बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स एस जयशंकर एंड पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो इन न्यूयॉर्क इज़ ए सैम्पल ऑफ ओनली एंगेजमेंट दैट एग्जिस्ट। अभी जो मतलब आपको पता ही है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा तू मैं हुई थी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को इन्होंने कुछ कुछ बोला था। तो ये एक सैम्पल देता है, ये न्यूयॉर्क में ऐसा हुआ था। तो मतलब ये हमें बताता है कि इंडिया और पाकिस्तान में कैसा एंगेजमेंट है, मतलब कैसा रिलेशन है जो अभी भी चल रहा है। देयर आर अदर एब्सर्डिटीज़ का मीनिंग लिखिए। एब्सर्डिटीज़ का मीनिंग होता है एक सेकेंड, मतलब और भी बहुत सारी क्या है, बेतुकापन, मतलब और भी बहुत सारी खामियां हैं। पाकिस्तान हैज़ मेड कश्मीर इट्स टिकिंग पॉइंट फॉर एनी एंगेजमेंट विद इंडिया, मतलब क्या है,
पाकिस्तान को अगर कोई भी बात करनी है इंडिया पे तो वो पहले कश्मीर इशू को सॉल्व करने की बात करेगी, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग ओपनिंग ट्रेड विद इंडिया बट एलोज ट्रांजिट फॉर इंडिया वीट टू पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगर मतलब उसको ट्रेड भी करना है इंडिया में तो पहले वो मतलब किसकी बात करेगी, पहले वो कश्मीर इशू की बात करेगी, ठीक है। बट एलोज ट्रांजिट फॉर इंडिया बीट टू पाकिस्तान। आपको पता है जो बीट जाता है ना, जो कनक जाती है ना इंडिया से अफगानिस्तान की तरफ, वो किससे जाती है, पाकिस्तान रूट के से होके गुजरती है। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, इस चीज़ को एलो कर दिया, ठीक है। इस चीज़ का पाकिस्तान ने कोई विरोध नहीं किया, ठीक है। इंडिया विल नॉट होल्ड टॉक्स विद पाकिस्तान ड्यू टू इट्स सपोर्ट फॉर टेररिस्ट। और इंडिया क्यों नहीं बात करती है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, ये इंडिया का मानना है। बट नाउ हैज़ ए डायलॉग ओपन विद UN designated terrorists themselves. Taliban leaders, including Sirajuddin Haqqani, held responsible for the attack on Indian missions, where an Indian diplomat and several security personnel died. हालांकि जो इंडिया है वो जो तालिबान लीडर्स हैं उनसे तो बात कर रही है, ठीक है। जिन जो हालांकि उन्होंने भी इंडियन जो मिशनरीज हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं उनमें अटैक किया था, जिसमें इंडिया के जो 6 सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन इंडिया तालिबान से तो बात कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है, ठीक है। इन द प्रोसेस ऑफ सच रैंक लैक ऑफ लॉजिकल बिहेवियर, मतलब ये एकदम इलॉजिकल बिहेवियर है। एनी चांस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड कोऑपरेटिंग अगेंस्ट द डेवलपिंग क्योस इन अफगानिस्तान एंड काउंटरिंग एक्स्ट्रा रीजनल टेरर थ्रेट्स आर आल्सो लॉस्ट फॉर साउथ एशिया, द वन रीजन अफेक्टेड द मोस्ट। तो क्या है, मतलब अभी इस तरह की डिप्लोमेसी हो रही है, मतलब आप अफगानिस्तान से बातचीत करोगे, हालांकि उन्होंने भी अटैक किया हुआ है इंडिया पे, लेकिन पाकिस्तान से नहीं करोगे। तो जो ये इस तरह की जो प्रोसेस है ना, उससे क्या हो रहा है ना, जो मतलब कोऑर्डिनेशन जो बन सकता है ना, कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिंग, जैसे अफगानिस्तान में जो मतलब घटनाएं हो रही हैं, कियोस का मतलब होता है घटना होना, और जो एंड काउंटरिंग एक्स्ट्रा रीजनल टेरर थ्रेट्स, और जो एक्स्ट्रा रीजनल थ्रेट्स हो रहे हैं अफगानिस्तान में, जो मतलब साउथ एशिया कंट्रोल कर सकता था, वो भी अब साउथ एशिया के लिए ख़त्म हो चुका है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे के साथ कंट्रीज़ यूनाइटेड ही नहीं है। द रीज़न अफेक्टेड द मोस्ट, ये जो अफगानिस्तान रीजन है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। इसको भी जो ठीक करने का मतलब काम कर सकती थी साउथ एशिया, वो भी वो खो चुकी है, ठीक है। कंफर्ट इन रीजनलाइजेशन, रीजनलाइजेशन का मतलब होता है दो कंट्रीज़, मतलब गुटबाजी, जैसे 3 कंट्रीज़ मिल गई, वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगी, इस चीज़ को बोलते हैं रीजनलाइजेशन। मतलब कंफर्ट होना, उसमें ठीक ठाक काम होना, ठीक है। मतलब ग्लोबली एक साथ एक यूनिट काम नहीं कर रही हैं कंट्री, वो क्या कर रही है, रीजनलाइजेशन कर रही हैं, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं, 2 कंट्री की, 3 कंट्री की, और उसमें वो कंफर्टेबल रह रही है, ठीक है। गिवन दी डीपनिंग, गिवन का मैं मतलब बता देता हूँ, कंसीडरिंग भी होता है। तो हम क्या लिखा है इसमें, कंसीडरिंग द डीपनिंग पोलराइजेशन दी वर्ल्ड, पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवाइड होना, ठीक है। क्लाइमेट chaos and growing scarcity of resources, it is clear to see that the underpinnings of globalization of the past century are about to be opened। मीनिंग लिखिए, अंडरस्पाइनिंग का मीनिंग होता है बेसिस, ठीक है, और उसका मीनिंग होता है ओपेंड का मीनिंग होना है ख़त्म होना। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर हम पोलराइजेशन को देखें, मतलब जो दुनिया डिवाइड हो रही है और क्लाइमेट में जो चेंजेस आ रही हैं एंड जो रिसोर्सेज की कमी हो रही है, अगर हम इसको देखें तो इससे क्या पता चलता है, इट इज़ क्लियरली टू सी दैट द अंडरस्पाइनिंग्स ऑफ ग्लोबल सोसाइटी, मतलब जो बेसिस है ना ग्लोबलाइजेशन का, जिसमें कंट्रीज़ मतलब एज ए यूनिट काम करती हैं, कोई भी कंट्री किसी के साथ भी ट्रेड कर सकती है, कोई सेक्शंस नहीं लगती हैं। ये क्या हुआ है, अवर दी जो पास्ट सेंचुरी है, मतलब पिछले 100 साल से है ना, वो एकदम ख़त्म हो रहा है, और अबाउट टू बी ओपेंडेड, मतलब ख़त्म होने वाला है। एंड नियरली एवरी अदर नेशन इज़ फाइंडिंग इट्स मोरिंग्स का मीनिंग होता है टिकने का साधन, किसी जगह पे टिकने का साधन, इन रीजनल एंड फॉरम्स क्लोजर होम। और जितनी भी कंट्रीज़ है वो किस तरह से मतलब अपनी जो टिकने का साधन जो बना रही है ना, वो किससे बना रही है, रीजनलाइजेशन से, मतलब गुटबाजी से। 2-3 कंट्रीज़ मिलकर ट्रेड करेंगी, चौथी कंट्री को छोड़ देंगी, तो इस तरह से मतलब वो काम चला रही हैं। और जो उसकी क्लोजर कंट्रीज़ है ना, उनके साथ ऐसा वो कर रही हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बना रही हैं। रीजनल ट्रेड नाउ मेक्स अप फॉर द मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग, मतलब जो दुनिया में जो आधी ट्रेडिंग है ना, वो किससे हो रही है, रीजनल बेसिस पे हो रही है। एंड एग्रीमेंट सच एज यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट, जैसे जो एग्रीमेंट है इसमें कौन कौन सी कंट्री आ गई, यूएस, मैक्सिको, कनाडा। उसके बाद जो साउथर्न कॉमन मार्केट है, जिसको स्पेनिश इनिशियल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो यूरोपियन यूनियन हो गया, यूरेशियन मतलब जिसमें यूरोप भी है, रशिया भी है, इकोनॉमिक यूनियन हो गया। उसके बाद द कोऑपरेशन काउंसिल फॉर द अरब स्टेट्स ऑफ गुल्फ, जैसे अरब कंट्रीज़ आ गई इसमें। उसके बाद अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। और जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आ गई, आर फर्दर बूस्टिंग दिस ट्रेंड। और मैं आपको यही बता रहा था, क्या हुआ है,
आपस की जो कंट्रीज़ हैं वो मिलके क्या कर रही हैं, मतलब 3-4 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज, 6 कंट्रीज़ आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही हैं, आपस में व्यापार कर रहे हैं। इससे मतलब ग्लोबलाइजेशन है जो ख़त्म हो रहा है, जिससे आप कहीं भी ट्रेड कर सकते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। हाउएवर साउथ मतलब इससे हेडिंग का क्या मतलब था, हेडिंग आपने समझा ना, कंफर्ट इन रीजनलाइजेशन, मतलब रीजनलाइजेशन में ज़्यादा कंट्रीज़ कंफर्टेबल रह रही हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हिमालयाज एंड हिंदू कुश टू द नॉर्थ and the Indian Ocean to the south are area distinctly different from West Asia and South Asia on either side is the exception the outliner to this most logical principle। और जो जो अपनी साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है ना, वो इस सब से अलग हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं कर रही हैं, आउटलाइनर होता है मतलब डिटैच्ड, वो इस तरह के प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रही हैं। यही तो हम बात कर रहे हैं ना, जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो एकदम यूनाइटेड नहीं है, वो एज ए यूनिट काम नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे आप गल्फ कंट्रीज़ की बात की, जैसे यूएन, कनाडा, मैक्सिको, तो ये एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। सम ऑप्शन स्टिल एग्जिस्ट फॉर साउथ एशिया कॉपरेशन, और कुछ और ऑप्शन भी हैं जो साउथ एशिया अपना सकता है। जस्ट एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड डीलिंक्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द नॉन अलाइंड समिट सिंस 2014। जो 2007 से जो नॉन अलाइंड समिट होता है, नॉन अलाइंड मतलब आपको पता है ना, 1960 में क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट ग्रुप बनाया था। इसमें 120 कंट्री थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, दो मेन पावर्स थी। एक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी रिपीट कर रहा हूँ, एक थी यूएसए और दूसरी थी रशिया। तो आधी कंट्रीज यूएस की तरफ जा रही थी और आधी कंट्री रशिया की तरफ जा रही थी। इस टाइम पे कोल्ड वार चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे क्या किया था, जवाहरलाल नेहरू ने उन कंट्रीज़ को इकट्ठा किया था जो ना तो रशिया की तरफ जा रही थी और ना ही यूएस की तरफ, और एक ग्रुप बनाया था, उसको बोला था नॉन अलाइनमेंट ग्रुप। पीएम मोदी ने इसको अपने आप इससे डीलिंग कर दिया, मतलब इससे बाहर चले गए हैं वो। और 2014 के बाद कोई भी जो समिट है उसको अटेंड नहीं किया है, ठीक है, किसने, नरेंद्र मोदी ने। बट विद द गवर्नमेंट सीन असर्टिंग इट्स बिलीफ इन नॉन अलाइनमेंट, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बिलीव करती है नॉन अलाइनमेंट में, इट शुड बी पॉसिबल टू डीलिंग मिस्टर मोदीज प्रेजेंट फ्रॉम द सॉर्क समिट ड्यू टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान। और इससे हमें क्या पता चलता है, जो 2014 में, मतलब जो अभी रिसेंट आने वाला जो सार्क समिट है जो पाकिस्तान में होगा, उसमें मोदी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, एंड इंस्टेड हैव द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट टू रिप्रेजेंट इंडिया। और उसमें या तो प्रेसिडेंट रहेंगे या तो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक क्विड प्रो क्यू का मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका मीनिंग होता है, मतलब जैसे आपने कुछ मेरे साथ किया तो वैसा ही मैं आपके साथ करूँगा, इसको आप ये मान सकते हो, ठीक है। कुड बी सी पाकिस्तान सेंड ए रिप्लेसमेंट फॉर इट्स प्राइम मिनिस्टर टू दी SCO हेड ऑफ स्टेट समिट ड्यू टू हेल्ड इन इंडिया इन जून। तो जो पाकिस्तान है वो भी क्या करेगा, अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी और को भेज देगा। जो SCO समिट होने वाला है, मतलब जो शंघाई काउंसिल को वो है, कॉपरेशन है, उसका जो समिट होने वाला है इंडिया में जून में, उसमें भी पाकिस्तान अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह किसी और को भेजेगा। इन एनी केस इट इज़ नेसेसरी फॉर द फ्यूचर टू डीलिंग साउथ एशियन कॉपरेशन फ्रॉम द समिट इटसेल्फ एंड अदर पार्ट्स ऑफ द एजेंडा। तो क्या है ये, मतलब जो आने वाला टाइम है, चाहे कोई भी केस हो, इस क्या ज़रूरी है साउथ एशियन के लिए कि वो डीलिंग करे साउथ एशियन कॉपरेशन को फ्रॉम द समिट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को वो दूर करे, और जो बाकी एजेंडास हैं जैसे हेल्थ हो गया, मतलब अपने आप को, मतलब क्या है कि मैं इस समिट में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ इसकी जगह उसको भेजूंगा। तो इन सब एजेंडा को छोड़ के मेन जो एजेंडा है, जैसे हेल्थ हो गया, एनर्जी हो गया, वुमेंस राइट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, टेररिस्ट हो गया, टू बी हेल्ड इवन इफ द लीडरशिप इवेंट इज़ नॉट। तो इस तरह के जो सम्मेलन है वो होने चाहिए, चाहे लीडरशिप पे बात हो ना हो, लेकिन इस तरह के सम्मेलन पे जोर देने की ज़रूरत है। टू रिजेक्ट दिस आइडिया वुड मीन ए मिस्ड अपॉर्चुनिटी। अगर इस तरह काम मिलके नहीं करेंगी कंट्रीज, तो इसका मतलब है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। विद रेपरकशंस मोर डायर दैन दोज दैट कम फ्रॉम द पॉइजन एयर इन द रीजन ब्रीथिस टूडे। तो जो क्या है, अगर मतलब इस तरह के आइडिया को जो है वो मिस कर दिया कंट्रीज़ ने, ठीक है, मतलब एक साथ मिलके बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं अगर कंट्रीज़, तो उससे होगा क्या, उससे बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट पड़ेंगे। मोर डायर का मतलब होता है और ज़्यादा, रेपरकशंस का मतलब होता है और ज़्यादा इफेक्ट पड़ना, देन दैट कम फ्रॉम द पॉइजन एयर। उससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे जो पोल्यूशन की वजह से पड़ रहे हैं, जो हम लोग आजकल ब्रीथ कर रहे हैं। एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आया होगा। आंसर राइटिंग में आपको 100% हेल्प करेगा, आपका नॉलेज बढ़ाएगा। अगर यार आपका कोई सजेशंस है, प्लीज़ लिखिए, पूरा वीडियो देखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है। और आपका कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसी सीरीज़ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद ऐसी सीरीज़ ढूंढता था जिसमें एडिटोरियल आर्टिकल को एक लाइन में पढ़ाया हो, क्योंकि मुझे डिफ़िकल्ट लगता था पढ़ना, इसलिए मैंने खुद से सीरीज़ स्टार्ट किया। अगर आपको हेल्पफुल लगी है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल
आइकॉन को दबाना, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।